धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका यस स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ लोग मानवाधिकार के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहे हैं। तरह तरह के टीवी डिबेट्स किए जी जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया है। किस मामले से जुड़े हुए जो कानूनी पहलू हैं, क्या उन पर मीडिया बात कर रहा है? क्या उनके बारे में लोगों को बता रहा है? क्यों आम जन जो होते हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने में लगे रहते हैं, उनको नहीं पता होता है। पत्रकार जो होता है वो थोड़ा जानता है, पुलिस जो होती है वो थोड़ा जानती है, वकील जो होता है वो थोड़ा जानते हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल साहब से। वो हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं जूम के जरिए। बहुत सारे सवाल का जवाब देंगे, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इस सरकार के हर गलत फैसले के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, कोई झिझक नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि जो एनकाउंटर हुआ इस पे एक जज के नजरिए से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? नहीं, ये तो संविधान की, कानून की प्रक्रिया की, जुडिशियल प्रोसीजर की धज्जियां उड़ाना है। और जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं आप हिंदी में, जांच। ये जांच करना है आपका काम है। हाँ, डिसीजन देना आपका काम नहीं है। या जांच भी आप करेंगे, उसका गुनाह भी आप तय करेंगे और उसको मारेंगे आप। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो 4 विंग कॉन्स्टिट्यूशन में 3 विंग दिए है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, जांच करने वाले लोक प्रतिनिधि है, और उनको अपने अपने दायरे में काम करना है। अपना दायरा, यानी अभी हम न्यायमूर्ति के बात बोलते हैं कि हमें न्यायालय और संवैधानिक मूल्य का विषय जो है, तो संवैधानिक मूल्य यदि हमको जतन करना है, संविधान मूल्यों की रक्षा करना है, तो मैं इसलिए बोल रहा था, तो आप लोग को डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आना, इसलिए तो हमारे संविधान हमारे ब्लड में नहीं तो बाबरी मस्जिद नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी, स्टे था, कानून व्यवस्था का प्रश्न था, संविधान का प्रश्न था। और संविधान में ऐतिहासिक वारसा जतन करने के भी तरतूद है। तो सबकी धज्जियां उड़ाकर बाबरी मस्जिद गिरी। तो इन्होंने शुरुआत करी कि हम गैर कानूनी काम कर सकते हैं और हमारा देश में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमारे खून में संविधान नहीं है। संविधान से हमारा देश जरूर चल रहा है, संविधान हम लोगों ने जरूर अंगीकार किया है, जरूर अपनाया है, जरूर अडॉप्ट किया है, लेकिन हमारे अंदर संविधान नहीं बहता है, हमारी रगों में कुछ और बहता है। ये आप कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसके परे जाके कहता हूं कि आपने बोला कि संविधान आया है, संविधान का हमने स्वीकार किया है, लेकिन वो कागज पर है। देखो ना, जब संविधान आया 26 जनवरी 1950 में, तो उसके पहले क्या चल रहा था? संविधान जहरीला बीज है, उसको हम मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं, राष्ट्रध्वज को हम मानेंगे नहीं। ये तो उनकी स्लोगन थी। जिनकी ये स्लोगन थी, वही देश के हजारों साल सबसे ताकतवर तबका है। और वो ताकतवर तबका दूसरे किसी को ताकतवर बनने नहीं देता है। और उसके लिए हर दिन उनके नए नए हथकंडे होते हैं, वो रूप बदलते हैं। वो कभी आरएसएस के रूप में आएंगे, वो कभी ब्राह्मणवाद के रूप में आएंगे, वो कभी मोदी के रूप में आएंगे, शाह के रूप में आएंगे, वाजपेयी के रूप में आएंगे। अभी वाजपेयी बोलते हैं सबसे बड़ा नेता था। 5 दिसंबर 1992 में उन्होंने क्या भाषण किया रात को? वाह, बोले सुप्रीम कोर्ट के हम आभार मानते हैं। क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार सेवा की इजाजत दी है। लेकिन वो आगे नहीं बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ढांचे को हाथ नहीं लगाना। वो क्या बोलता है? लेकिन हम कार सेवा कैसे करेंगे? कार सेवा करनी है तो ये यहाँ नुकीले पत्थर है, ये डोम है, तो हमें कार सेवा कैसे करेंगे आप? तो फिर लोग बोलते हैं कि उसको समतल करेंगे। तो डायरेक्शन क्या दी उसने? संविधान को कुचलने की दी, कानून व्यवस्था कुचलने की दी, ऐतिहासिक वारसा ढोने की दी,
और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाने की, डायरेक्शन दिया और चला आया दिल्ली। तो इसका मतलब क्या है? कोई दूसरी बात, एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमल जो चला रहा वो सिर्फ 10-15 साल कोशिश हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन पर का अमल करने की कोशिश हो रही थी, कोशिश 71-72 से ये लोग फिर जो जेपी खड़ा किया ना, जेपी का जो आंदोलन खड़ा किया, हम सब लोगों को लगता था जेपी बहुत महात्मा है। जो जेपी का इतिहास देखेंगे तो आरक्षण के खिलाफ थे, यानी वो सबको सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देने के खिलाफ थे। आप जो 1951 की 5 जून की कॉन्स्टिट्यूशन की पहली अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो नेहरू और अंबेडकर बिल्कुल डिस्टर्ब हुए थे कि संविधान शुरू हुआ तो जून यानी 1.5 साल में संविधान की सब कोर्टों ने धज्जियां उड़ाई, सभी कोर्ट ब्राह्मणवादी थे। और वो इम्प्लीमेंट एक भी, वो बोलते थे फंडामेंटल राइट है तो आरक्षण नहीं चलेगा, फंडामेंटल राइट है तो फिर तुम्हारी जमींदारी अबॉलिशन नहीं चलेगी, फंडामेंटल राइट है तो टेनेंसी लॉ नहीं चलेगा। तो वो सब नेहरू बोले कि मुझे तो यहाँ देश को सामाजिक, राजकीय, आर्थिक न्याय देना है और ये तो सब कोर्ट उल्टा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वो अमेंडमेंट लाके ये जो कानून है जमीन के बारे में, आरक्षण के बारे में, जो सोशल स्ट्रक्चर खड़ा करने के जो कानून थे वो कोर्ट के दायरे से बाहर निकाले और वो 9th शेड्यूल में डाले ताकि कोर्ट उसको टच न करे। ये काम करना पड़ा पहला। तो क्यों करना पड़ा? तो जो हमारे नस नस में ब्राह्मणवाद भरा है उसके लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। मुस्लिमों में है ब्राह्मणवाद, हमारे में भी है ब्राह्मणवाद। जब हम इंसान को सही मायने में हमारे बराबरी का दर्जा नहीं देते जी, तो वो ब्राह्मणवादी है। मई 2014 से जो कुछ पहले हुआ था वो छोड़ दो, लेकिन 2014 से क्या हुआ? जो भी मोदी ने इलेक्शन के पहले बोला 15 लाख हो, 2 करोड़ नौकरी हो, सबका साथ सबका विकास हो, यानी जो भी बोला, मई 2014 में चार्ज लेने के बाद वो सब बोलना दफना डाला। तो किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई तू ये बोलता था और ये कर रहा है। आने के बाद पहला काम क्या किया? तो नोटबंदी करी और हमारी सबकी आर्थिक कमर तोड़ी। मैं मेरा उदाहरण देता हूं कि मैंने सब घर बार बेच के एक 4-5 करोड़ रुपए खड़े किए थे, 5 लोगों के पास रखे थे, वाइट थे, और बोला था मैं कि मैं जिंदगी भर समाज का काम करने वाला हूं, आप लोगों ने मुझे 1 करोड़ पे 2 लाख रुपए देने हैं। 6 लोग मुझे 30 साल वो देते रहे और मैं समाज का काम करता रहा। नोटबंदी के बाद वो सब डूब गए, मैं भी डूब गया। मेरे पास जो 2 समय की रोटी का सवाल है। ये नोटबंदी, उसके पहले मेरे 1-1 लाख लोगों के आंदोलन थे, 1-1 लाख लोग मेरे आंदोलन में आते थे। हम वही के वही मंत्रियों को पूछो, किसी को पूछो, जो हमारी मांग है वो अभी मंजूर करे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। लोगों को सवाल पैदा होता था कि इनका क्या करेंगे? ना जेल भर सकते हैं, ना इनको अरेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत थी, अभी वो इज्जत रही नहीं। अभी तो हम आंदोलन नहीं कर सकते, रास्ते पर नहीं आ सकते। एक तो पहली बात, जो आने वाले थे खुद के पैसे से, उनके पास पैसे नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो क्या, तो ये हदबल हो गए लोग, हजारों किलोमीटर पैदल चले। हमारे माँ बहने डिलीवरी करके रास्ते से चले 150 किलोमीटर डिलीवरी के बाद। तो ये जो एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर पहले हुए और उस समय मानव आयोग सब जिंदा थे। नोटिस निकाली, एनकाउंटर करने वाले पुलिस को अंदर ले गया, उनको शिक्षा हो गई जी, वो बरी हो गए। यानी मैंने शिक्षा भुगतने के बाद बरी हुए, कुछ थोड़ा कंसेशन दिया उनको, लेकिन उनको शिक्षा तो भुगतनी पड़ी। आज हर आदमी बाबरी मस्जिद के बाद कहता है, उसमें क्या है? जस्टिस कैसा मिलेगा? जब लालू ने आडवाणी को अरेस्ट किया था, वो बोले कि अरे राम भक्त
तुमको जिंदा रखेंगे तो राम जिंदा रहेगा, लालू बोला। तुम तो सब भारत देश में राम भक्तों को मार रहे हैं, तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। तो आडवाणी बोलता है कि कानून बिनून नहीं मानते हम, राम का जन्म हुआ वो कानून कौन तय करने वाला है, वो तो हम तय करने वाले हैं। देखो वो भाषण। तो उस जमाने में थोड़ी तभी कानून की इज्जत थी, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत थी, इसलिए आडवाणी आज प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, उसका रिकॉर्ड खराब हुआ, उसको बराबर साइड किया जाएगा। पर उनसे भी कई गुना ज्यादा गुनहगार प्राइम मिनिस्टर बना। तो कहा यदि सभी प्रजातंत्र की संस्थाएं जिंदा होती तो बाबरी मस्जिद के जो शहीद करने वाले लोग थे आज जेल में हो। आपने बहुत अच्छे से बताया, पूरे सिस्टम को जिस बारीकी से आपने पकड़ा और बताया, तमाम इतिहास के पन्नों से निकाल के वो बता रहा है कि लोग संविधान की इज्जत नहीं करते, संविधान को एक किताब के कागज के तौर पर रखते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एनकाउंटर की, और एनकाउंटर में मैं आपसे कुछ कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहता हूं। विकास दुबे के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है कि उसको उज्जैन के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था या नहीं। बताया जा रहा है कि उज्जैन पुलिस ने उसको ऐसे ही बगैर कोर्ट के सामने पेश किए कानपुर पुलिस के या यूपीएससीएफ के हवाले कर दिया, उसको बाद में एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन उससे पहली जो मौत हुई प्रभात मिश्रा की, जिसको फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया, वहां पे ट्रांजिट रिमांड के बाद एसटीएफ उसको ला रही थी, उसको एनकाउंटर में मार दिया। मैं प्रभात मिश्रा को लेकर बात करना चाहता हूं। आप एक जज हैं, आपके सामने एक मुलजिम पेश हुआ फरीदाबाद में मान लीजिए, और यूपी की पुलिस आई और आपने ट्रांजिट रिमांड पे उसको दे दिया, और यूपी पुलिस ने रास्ते में ले जाके उसको एनकाउंटर में मार दिया। आप क्या कर सकते हैं एक जज के नाते, क्योंकि आपके यहां से लेके गए हैं वो? तो नहीं, यदि उसको पुलिस कस्टडी में दिया है तो भी कोर्ट के ऑर्डर है, यदि उसको मैजिस्ट्रेट कस्टडी में दिया है तो भी कोर्ट के ऑर्डर है। जिस कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है वो कोर्ट सू मोटो ये एनकाउंटर के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यदि वो नहीं लेता है तो ऊपर वाले जो कोर्ट है, देखो ना भागलपुर कहाँ थे, एक लेटर आया जस्टिस भगवती को, कृष्णा अय्यर को, तो कॉग्निजेंस लिया, जस्टिस दिया। गुजरात में एक आदिवासी ने दूसरे आदिवासी का खून किया था, भगवती उनके घर गए, वो मैटर वहां सेटल किया। तो ऐसे जजेस थे हमारे कि जो न्याय की प्रक्रिया में खुद को झोंक दिया था। आज हमारे इतने लोग मारे जा रहे। मेरे तो ख्याल, मैंने कहीं सुना कि योगी आने के बाद यूपी में 5000 एनकाउंटर हुए, उसमें से 120 से 119 खत्म हो गए, बाकी किसी को इंजरी है, कोई एडमिट है किसी को। तो वो क्या कर रहे हैं हम, हमारी जुडिशरी क्या कर रही, कोई सवाल ही नहीं करता। यदि वो कोर्ट नहीं करते, बेचारे डरते हैं, नीचे के कोर्ट को प्रोटेक्शन नहीं होता, उन्होंने नहीं किया, तो जिसको हम बोलते हैं कि इफ यू चैलेंज द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, जी, यदि कोर्ट का कॉन्शियंस हिलता है तो हमको जस्टिस मिलना ही चाहिए। सर, क्या आज जजों के अंदर डर समा गया है, या वो जज जो हैं आरएसएस के शिशु मंदिरों से निकलकर जजों की सीट पर आकर बैठ गए हैं और आरएसएस की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं? हुआ क्या है? वो आप मुझे बोलने नहीं देते, इसलिए आपको चाहिए आपके मुद्दे कमाल। हमारा ऐसा है कि हमारे देश में जब तक इस्लाम नहीं आया, जो समता थी वो बुद्ध के जमाने में खत्म हो गई, और हमें शिक्षा की बंदी थी, ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सबको शिक्षा में बंदी थी, मनु के कानून के अनुसार। तो स्वतंत्रता तक, और अभी हम लोग पहली पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनमें गट्स है कि मरने को हम लोग तैयार है, इसलिए बोलते हैं। तो ये जो सभी संस्थाएं है, यदि एक भाई आरएसएस का चीफ होता है तो दूसरा भाई आईबी का चीफ होता है। इंदिरा गांधी को मरवाया, इंदिरा गांधी को इल एडवाइस करके मरवाया, राजीव गांधी को मरवाया, इल एडवाइस करके मरवाया। एडवाइस करने वाले कौन है? तो सब उनके लोग हैं। कोई भी सरकार आई तो सभी की पोजीशन पर आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी होते हैं या संघी होते हैं, और संघी का एजेंडा चलाने के लिए देखो ना 100 साल वो कोशिश कर रहे थे। मई 2014 में सक्सीड हुए, और कितना बुरा कर रहे हैं, कितना देश को हजारों साल उल्टा ले गए। क्या बोलते, अभी कोविड की शुरुआत करते समय मोदी क्या ने कहा कि महाभारत की लड़ाई
18 दिन में खत्म हुई, जो इतिहास नहीं है। तो जब हम बोलते हैं, इतना बड़ा आदमी बोलता है, तो इतिहास का दाखला चाहिए ना। तो वो हो गया अंधश्रद्धा कि 18 दिन में खत्म हो गई। तो कोविड की लड़ाई हम 21 दिन में खत्म करेंगे। इसलिए लॉकडाउन क्या किया 21 दिन में। लॉकडाउन का मतलब होता है, माँ जब बेटा बच्चा उसको भूख लगी तो रोता है, तो माँ बोलती है खिलौने के साथ खेल, 5 मिनट में तुझे खाना देती है। लॉकडाउन का मतलब था कि मेरे पास किट्स नहीं है, पीपीई नहीं है, पीपीई किट्स नहीं है, टेस्टिंग किट्स नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, मुझे वो तैयारी करने के लिए आप घर में बैठो। तैयारी की किसने? तैयारी नहीं की तो अगला जो स्टेप उठाया वो एयर वृष्टि, फूलों की वृष्टि। एयर वहां चीन ने अतिक्रमण किया है और इधर हमको ये फूल को फूल बना रहा है। ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बाहर से कहते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को जिंदा रखना है, तो हमारा काम है, जुडिशरी का काम है। तो आप क्या कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा फैलाकर, और जो आज जिसने थालियां बजाए वो सब हॉस्पिटल में। वो जो कल का अमिताभ बच्चन है हॉस्पिटल में। मेरा कहना ऐसा है कि आपको जो एनकाउंटर पे बोलना है, तो आपको सब बैकग्राउंड पहले स्टडी करना है। तो हमारी मानसिकता ऐसी है कि वो लड़की पर किसी बलात्कार हुआ आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, 4 लोगों को एनकाउंटर किया। किसानों के आंदोलन में और किसी शिवराज के जमाने में जेल से लोगों को छुड़वाया, 10-12 लोगों को मार दिया। हमारे मन में संवेदनाएं नहीं है कि अरे हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम घर में बैठे। क्या भारतीय समाज अब हिंसक हो गया है, या पहले से ही इसको हिंसा पसंद है कि पुलिस किसी को गोली से मार दे, जेल से निकाल के मार दे, या भीड़ किसी को घेर के मार दे, किसी को डायन बता के मार दे? ये तमाम चीजें जो होती हैं ये लोगों को मजा देती हैं, या अब जाके समाज हिंसक हो गया? अभी देखो समाज हिंसक बनाया गया। ये आर्यभट्ट आने के पहले हमारे देश को हिंसा मालूम ही नहीं थी। ठीक है, अभी वो पुराना इतिहास हो गया। लेकिन अभी यूपीए के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून किया था, ड्राफ्ट किया। वो ड्राफ्ट कांग्रेस वाले ने पार्लियामेंट में दाखिल नहीं किया। सोनिया गांधी गुजरात में जाके बोली कि मोदी मौत का सौदागर है, उसको किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। और मोदी खुलेआम लोगों में भाषण देता था कि सोहराबुद्दीन को मैंने मारा। क्या गलत किया? लोग तालियां पीटते थे, नहीं मैंने इस जहां को मारा। क्या गलत किया? नहीं। तो फिर क्या हो गया? फिर उनका हौसला बढ़ते जाए कि हम तो लोगों को मार सकते हैं और लोग तालियां पीटते हैं। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम अभी भी वो मेरे घर आके मुझे मार सकते हैं, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा, मानसिकता बन गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों की मानसिकता बन गई है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हो जाए, जज लोया की हत्या हो जाए, लोगों को कोई फर्क अब नहीं पड़ता है। आपके साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, लोगों को अब फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लोग अब इन चीजों से खुश होते हैं। अभी तो आजकल जिन पत्रकारों ने, जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। ऐसे एनकाउंटर्स का हश्र जो है अदालत में क्या होता है? न्यायालय में जब ऐसे मामले पहुंचते हैं तो पुलिस वालों को सजा होती है, फिर भी पुलिस सबक क्यों नहीं लेती? यदि कल का एनकाउंटर का कोर्ट सीरियसली लेती, कल ही, तो खुद एसआईटी स्थापन करती, खुद। क्योंकि एसआईटी तो स्थापन करनी होगी। सिर्फ बोले कोई बोला, यदि मैं जज हूं और मैंने रास्ते पर मर्डर देखा, मैंने खुद रास्ते पर मर्डर देखा, तो मेरे कोर्ट में वो आरोपी को लाके मैं शिक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? सो आई विल हैव टू गो इन द विटनेस बॉक्स अंडर एविडेंस एक्ट। मेरी क्रॉस होगी जी, और यदि क्रॉस करने के बाद मेरे ऊपर कोर्ट भरोसा करेगा तो शिक्षा होगी। एनकाउंटर हुआ है, कोर्ट को मालूम है एनकाउंटर हुआ है, दुनिया को मालूम है एनकाउंटर हुआ है, तो भी कोर्ट उसको, उन पुलिस ऑफिसर को शिक्षा नहीं कर सकते, ताकि उनको भी प्रोसीजर से जाना है। तो प्रोसीजर क्या होगी? तो इंडिपेंडेंट सिटिंग जज की कमिटी अपॉइंट करे, वो 10 दिन में उसकी इंक्वायरी करे, उसका रिपोर्ट आए, उसके बाद क्रिमिनल केस चलेगी,
साबित होगा, खत्म। क्या ये प्रोसीजर है। क्या आपको लगता है जो ये एसआईटी कोर्ट के निर्देश पे बनती हैं, ये कुछ कर पाती हैं? क्योंकि गुजरात दंगों के दौरान हमने देखी, सिख दंगों के दौरान एसआईटी देखी, और कई मामलों में एसआईटी देखी। कुछ होता है या सिर्फ अखबारों में छप के रह जाता है कि एसआईटी बना दी है, जांच कर रही है? अभी देखो, सिख का आपने जिक्र किया, सिख का दंगा किसने शुरू किया? कांग्रेस वालों ने। अरे आरएसएस के पहले 50 आरोपी है। वो जो नानजी देशमुख थे, वो इंदिरा गांधी के भक्त थे, वो उनको दुर्गा कहते थे। और दूसरे आरएसएस वालों का दूसरा कॉन्स्पिरेसी थी, जो मिलिट्री प्रमुख था वैद्य, वो आरएसएस के लोगों का था। वो जो सिखों के ऊपर हमला किया, तो इंफॉर्मेशन क्या दी कि वहां बहुत बड़ा दारू गोला है, बड़े शस्त्रास्त्र है, बहुत खतरनाक मंदिर बना है, इसलिए उस मंदिर पर हमला किया। जब जांच हुई तो उसमें कुछ निकला नहीं, तो हु गेव द मिस इन्फॉर्मेशन? आईबी, रॉ, ये सब इनके बगल बच्चे हैं। तो इंदिरा गांधी को बहुत बुरा लगा, शी वॉज डिस्टर्ब, तो कुछ नहीं मिला वहां। तो उसके बाद माफी मांगने की सिवा दूसरा चारा नहीं था, तब तक वो तो मारेंगे वो। दूसरी बात ऐसी है कि राजीव गांधी ने ब्लैक थंडर किया, इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, वो गलत था। राजीव गांधी ने रास्ते बंद कर दे, पानी बंद कर दी, बिजली बंद कर दी, उनको बाहर आना ही था, वही मार्ग था। लेकिन राजीव गांधी को एलटीटी में फंसाया। जब तक नेहरू गांधी फैमिली खत्म नहीं होती, तब तक इनका कुछ चलता नहीं था। बराबर किया उन्होंने। और अभी जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ पागल बोलना बस। वो कितने भी अच्छे बोले तो पागल बोलना, और उनको भी डिमोरलाइज करना। तो ये सब जो चल रहा है, तो देश का भविष्य खत्म हो गया है। क्या आपको लगता है हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के राज की बात की जाती है, वो सही मायनों में कभी स्थापित हो पाएगी? आपका तजर्बा, आपका अध्ययन और इतिहास के पन्नों से अगर आप निकाल के देखें, तो क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। लेकिन हमारे एजुकेशन में हम जो पढ़ाई करते हैं ना, मैंने बोला कि हमको पढ़ाई की बंदी थी, मनाई थी। हमें जिसने पढ़ाया, फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी से सिलसिला शुरू हुआ, जिन्होंने पढ़ाया उनका कहना था कि तुम पढ़ के, जिन लोगों ने आपको पढ़ने नहीं दिया उनको वैचारिक विरोध करो। यू अंडरस्टैंड मी? वैचारिक विरोध करना है, इंटेलेक्चुअली उनको अपोज करना है, जिन्होंने हमको पढ़ने नहीं दिया। हमने किया क्या? नहीं किया। हम जाके पढ़े लिखे बने, उनमें शामिल हो गए। आज हमारे कितने दलित नेता, उनमें मुस्लिम नेता, उनमें मिनिस्टर है, एमपी है, बड़े शत्रु के खेमे में जाके हमारे लोगों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, तो देश को भविष्य कहाँ रहे? यदि हमारे सब युवा ये जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, ये युवा समझते हैं, तो युवाओं को एक दिन संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संविधान के दायरे में संघर्ष करना पड़ेगा। तलवार से नहीं चलेगा, बंदूक से नहीं चलेगा, गालियां से नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास मिलिट्री है, पुलिस है। सिर्फ महात्मा गांधी का मार्ग है, अंबेडकर का मार्ग है कि अहिंसा के मार्ग से हमको रास्ते बंद करने होंगे। देश जो हमारे मुस्लिम बहनों ने किया ना, वो सबसे दुनिया में और भारत में पहला आंदोलन था कि जिसको रोकने में इतनी ताकतवर शक्ति भी हार गई थी। और मैं तो देश भर घूम रहा था, आप जानते हैं, देश भर घूम रहा था मैं, तो मैं रोता था महिलाओं को देख के कि आपने सारी दुनिया बदल दी हमारी। जब बुढ़ापे में हमें आपने जवान बनाया है, तो हम अभी जिसको बोलते हैं कि डिप्रेस होके बोलते हैं कि देश में कुछ होता नहीं, लेकिन वो महिलाओं ने करके दिखाया, वो आज भी करके दिखा सकती है। और उनके साथ मैंने अम्बेडकरवादी आदिवासी महिलाओं को जोड़ने का काम किया, कि जो सफरर है उनको जोड़ने का काम मैंने किया। मैं आपको कहता हूं कि आज भी देश में बदल हो सकता है। जो भी आज तक संगठन खड़े हुए, यानी जेपी का आंदोलन हुआ, हजारे का आंदोलन हुआ, केजरीवाल का आंदोलन हुआ, वो सब आंदोलन आरएसएस स्पॉन्सर्ड थे। आरएसएस जब तक स्पॉन्सर नहीं करता, क्योंकि मीडिया उनका है, सभी ब्यूरोक्रेसी उनकी है, आज तो लोक प्रतिनिधि भी उनके हैं, तो आंदोलन खड़ा करना है तो सिर्फ मनुष्य बल जिसको कहते हैं, संगठन की ताकत,
और वो भी ना हमको मीडिया साथ देगा, ना हमको ब्यूरोक्रेसी साथ देगी। ये सबको ठिकाने पर लाना है। तो मुस्लिम महिलाओं ने जो किया, जो बहनों ने किया, वही हमारे सब देश के युवाओं को करना है। बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को विनती करता हूँ जी सर कि ना मुझे कोई पद चाहिए, जी ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे संपत्ति चाहिए। मैं आपके भले के लिए, यानी सभी युवाओं के भले के लिए मरने को तैयार हूँ। आपके माध्यम से इतना मैसेज मेरा देश के युवाओं को देना। जय भारत, जय बहुत संविधान। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सलाम आपके जज्बे को, जैसी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं और लोगों को एहसास दिलाने का काम करते हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज किस तरीके से स्थापित किया जाएगा। आपने बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डाली। फिर किसी और मुद्दे पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमें वक्त देने के लिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।